हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनअकैडमी इंडियाज लार्जेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। और बच्चों, मैं मंजू कुमार आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने इस अद्भुत सेशन में। यह है यूपीपीएससी मेंस जीएस पेपर 4 और इसके वेटेज के बारे में मैं आपको अपनी पहली क्लासेज में भी बताता रहा हूं। बच्चों, 250 नंबर के लगभग का वेटेज है इसका यूपीएससी में, और यूपीपीएससी में 250 नंबर का पेपर 4 का वेटेज सीधा सीधा है यूपीएससी में, और 200 नंबर का जीएस पेपर 4 यूपीपीएससी में, और एसए में भी ये बेहद मददगार है। इथिक्स में ही, इथिक्स के माध्यम से आप एसए को भी बहुत बेहतर तरीके से डील कर सकते हैं बच्चों। तो चलिए जल्दी जल्दी से आइए आप लोग, और हम और आप मिलकर इस सेशन को बच्चों आगे बढ़ाते हैं। मंजू कुमार, मेंटर एंड कोच फॉर सीएससी। बच्चों, मेरा छोटा सा परिचय है, 9 साल का एक्सपीरियंस है हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर और इथिक्स में। जीएस पेपर 1 एंड 4 में मेरी भूमिका है, और 4 पेपर बच्चों जब से ऐड हुआ है तब से मैं इसे पढ़ाता रहा हूँ। मास्टर्स किया है बच्चों हिस्ट्री और फिलोसफी में, और एज ए ऑप्शनल भी फिलोसफी को मैं पढ़ाता रहा हूँ। यूजीसी नेट में हिस्ट्री से क्वालिफाइड हूँ बच्चों, और एक्सपर्ट हूँ एग्जाम प्लानिंग और स्ट्रेटजी में। 80,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स को मैंने टीच किया, और ये संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। टेलीग्राम चैनल बच्चों अनअकैडमी यूपी एग्जाम आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। इस टेलीग्राम चैनल का बड़ा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि यहाँ से आपको स्पेशल क्लासेज लगातार मिलती है जो फ्री होती है और आपके लिए बेहद बेनिफिशियल होती है बच्चों। अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना बच्चों बेहद अनिवार्य है। अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन आपकी तैयारी को संपूर्णता देता है। अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन आपकी तैयारी को संपूर्णता देता है। साथ ही साथ अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन से 1 to 1 टॉपिक के साथ में सिलेबस को कंप्लीट कराया जाता है, और समय अवधि के अंतर्गत, यानी कि एक निश्चित समय अवधि के अंतर्गत इसे कंप्लीट करवाने का बच्चों एक हमारा ये लक्ष्य होता है कि हम इसे आपको समय अवधि में पूरा करवाएं। लाइव क्लासेस बच्चों लगातार मिलती है यहाँ पर, और टेस्ट सीरीज, क्विज़ लगातार, डाउट क्लियरिंग सेशंस लगातार आपको मिलते हैं। तो बच्चों, अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन में जैसे कि मैंने बताया कि एक टाइम पीरियड के तहत, यानी कि समय अवधि के तहत ये चीजें कंप्लीट होती हैं। देखते हैं कैसे बच्चों आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेंगे, इस पर विचार करते हैं, इस पर बात करते हैं। सबसे पहले बच्चों आप लोग अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करें प्ले स्टोर से जाकर के, और उसको इंस्टॉल करें। उसके बाद बच्चों आप लोग जो है लॉगिन करें, और प्लस पर क्लिक करने के बाद यूपीपीएससी मैनेज गोल में जाकर के यूपीपीएससी को सिलेक्ट करें। यूपीपीएससी को सिलेक्ट करने के बाद गेट सब्सक्रिप्शन में जाइए, और गेट सब्सक्रिप्शन में जाने के बाद बच्चों आपको कई सारे ऑफर्स आते हैं आपके सामने। लेकिन ये ऑफर्स तो 1 महीना, 3 महीना, 6 महीना और 12 महीना, यानी कि 1 साल और 2 साल का होता है बच्चों। लेकिन यूपीपीएससी या सिविल सर्विसेज के कोर्स के लिए आप भी जानते हैं कि सिलेबस वास्ट होने के कारण समय अधिक लग जाता है। तो इसलिए बच्चों मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप 1 साल का ही सब्सक्रिप्शन लें, यानी कि 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेने पर आपका सिलेबस अच्छे तरीके से बच्चों समाप्त हो जाता है, और 2 साल का ले तो और भी बेहतर रहेगा। 1 साल का सब्सक्रिप्शन आपको मिलेगा बच्चों 7,000 रुपए में, और 2 साल का सब्सक्रिप्शन है मात्र 8400 रुपए में, मात्र 8400 बच्चों, 350 रुपए पर मंथ के हिसाब से पड़ता है। और बच्चों इसमें भी आपको छूट मिल जाएगी, ये भी पूरी बात नहीं है, 10% की छूट आपको और भी मिल जाएगी यदि आप मंजू 10 मेरा रेफरल कोड यूज करोगे तो। और बच्चों मंजू 10 यूज करने के बाद 7,000 वाला सब्सक्रिप्शन आपको मिलेगा मात्र 6,300 में, और बच्चों 8400 का सब्सक्रिप्शन आपको मिलेगा मात्र 7560 में, यानी कि 6300, और 7560 में बच्चों 2 साल का मिल जाएगा। तो आप लोग जल्दी जल्दी बच्चों ये सब्सक्रिप्शन ले ले, ये वास्तव में बेहद सस्ता है। सब्सक्रिप्शन के लाभ क्या क्या है बच्चों, ये भी देख लीजिए। सभी एजुकेटर के द्वारा लाइव स्ट्रक्चर कोर्सेज आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी सब कुछ बच्चों आपको तैयार करवाया जाता है। एजुकेटर परीक्षा की पूरी तैयारी कराते हैं, कहीं भी कभी भी असीमित लाइव क्लासेज आपको मिल जाएगी बच्चों। वीकली प्रश्नोत्तरी होती है जिससे आप अपनी क्षमता को जांच सकते हैं। सभी प्लस कोर्सेज में डाउट क्लियरिंग क्लास होती है बच्चों, जिससे कि आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। सभी प्लस कोर्स में डाउट क्लियरिंग क्लास इसलिए रखी जाती है ताकि आपको कोई भी बच्चों डाउट ना रहे। प्लस कोर्स में सब्जेक्ट को समझने के नए और आकर्षक तरीके, डायग्राम, चार्ट, फ्लो चार्ट, इनके माध्यम से बच्चों आपको एजुकेटर्स बताते हैं।
पीडीएफ बच्चों डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे बड़ी विशेषता यही है कि आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, साथ के साथ टीचर्स के नोट्स भी आपको मिलते चले जाते हैं। टेस्ट सीरीज आपको लगातार मिलती है और मार्गदर्शन बच्चों आपको लगातार सही से ही मिलता है। यूज रेफरल कोड मंजू10 एंड गेट 10% ऑफ। बच्चों ये मेरा रेफरल कोड है मंजू10 और आप तुरंत इसे अप्लाई करें और 10% का ऑफ पाए और इस सुनहरे अवसर को हाथ से ना जाने दें। आप तुरंत बच्चों सब्सक्रिप्शन ले लें। और बच्चों ये मेरा डेली क्लास शेड्यूल है। हिस्ट्री मेंस 3 बजे लेकर आता हूं मैं यूट्यूब पर, इथिक्स मेंस 5 बजे यूट्यूब पर लेकर आता हूं अनअकैडमी यूपी एग्जाम चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं आपका अपना चैनल। और हिस्ट्री क्विज 7 बजे बच्चों शाम को स्पेशल क्लास ऐप पर खेल खेल में पोल पोल में हिस्ट्री सबसे लोकप्रिय सेशन और इथिक्स प्लस कोर्स बच्चों हमारा 8:30 बजे से स्टार्ट हो चुका है। 2 जनवरी से इसकी क्लासेस बच्चों लगातार है, तो आप लोग जो है तुरंत सब्सक्रिप्शन ले ले। और ये है बच्चों मेरा यूपीपीएससी मेंस क्रैश कोर्स इथिक्स इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड जीएस पेपर 4 और रेफरल कोड मंजू10 बच्चों जो आपको 10% ऑफ दिलाएगा। और 2 जनवरी से रात 8:30 बजे, भूलिएगा मत, रात 8:30 बजे बच्चों से स्टार्ट ये हो रहा है। चलिए, द इथिक्स इन प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर, पब्लिक रिलेशनशिप बच्चों निजी और सार्वजनिक संबंधों में नीति शास्त्र क्या होता है बच्चों, क्या रोल होता है। और नीति शास्त्र की पहली यूनिट में बच्चों ये भी एक टॉपिक है हमारा कि द इथिक्स इन प्राइवेट एंड पब्लिक रिलेशनशिप, निजी और सार्वजनिक संबंधों में नीति शास्त्र। चलिए बच्चों जानते हैं हम इसको। जल्दी से आइए आप और लाइक और शेयर करते रहिए सेशन को। लाइक और शेयर करते रहिए बच्चों, तुरंत लाइक और शेयर कीजिए। जितने भी बच्चे आ रहे हैं, जितने भी बच्चे हमसे जुड़ रहे हैं, सभी लाइक और शेयर करें। निजी और सार्वजनिक संबंधों में नैतिकता, इसकी बात करनी है बच्चों। वास्तव में निजी और सार्वजनिक संबंधों में नैतिकता की बात करने से पहले हमें देखना पड़ेगा 1991 में नई आर्थिक नीति आने के बाद निजी और सार्वजनिक संबंधों में नैतिकता के नए आयाम उभरकर सामने आ गए। यानी प्राइवेट और पब्लिक जो सेक्टर होता है उसमें नए जो संबंध है वो सामने आए। कैसे सामने आए वो आपको एक बार बता देते हैं हम। सार्वजनिक क्षेत्र के अनेक क्रियाकलापों में जैसे कि सड़क, बिजली, बीमा, दूरसंचार आदि क्षेत्रों में निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ गई है। यानी कि पहले जो सार्वजनिक क्षेत्र के सेक्टर होते थे, सार्वजनिक क्षेत्र जो होता था उसमें उनके अनेक क्रियाकलापों में जैसे कि सड़क, बिजली, बीमा कंपनी, दूरसंचार यानी कि जो टेलीफोन वगैरह होता है, वहां पर आदि क्षेत्रों में निजी क्षेत्र की भागीदारी जो है वो बढ़ी है बच्चों। द रोल ऑफ द प्राइवेट सेक्टर इन द फील्ड ऑफ सर्विस एंड प्रोडक्शन हैज इंक्रीज। और सेवा और उत्पादन के क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भूमिका बहुत बढ़ गई है। सेवा यानी कि सर्विस के क्षेत्र में और उत्पादन के क्षेत्र में भी निजी क्षेत्र की भूमिका लगातार बढ़ रही है, यानी प्राइवेट सेक्टर की भूमिका लगातार बढ़ रही है। ऐसे में प्रश्न उठता है कि निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों में नैतिकता कैसे आए और नीति शास्त्र का कैसे बच्चों नीति शास्त्र के आयामों को जोड़ा जाए। ऐसी स्थिति में दोनों क्षेत्रों की कार्यप्रणाली देखिए यहाँ पर, यही जो हम अभी आपको बता रहे थे बच्चों। ऐसी स्थिति में दोनों क्षेत्र यानी प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर की कार्यप्रणाली यानी कि उनकी कार्यप्रणाली कैसी है, उनका उद्देश्य क्या है एवं दोनों को के गठबंधन को लेकर नैतिक प्रश्न उभरकर सामने आए हैं। बहुत सारे नैतिक प्रश्न उभरकर सामने आते हैं जब दोनों काम करते हैं अपने अपने क्षेत्रों में। सार्वजनिक क्षेत्रों मैंने बताया 1991 में जैसे ही आर्थिक नीति आई, आर्थिक नीति के बाद में निजी क्षेत्र की भूमिका बहुत ज्यादा बढ़ गई, तो नैतिकता के प्रश्न भी स्वाभाविक है उठने। नैतिक प्रश्न जो उभरकर सामने आए वो कौन कौन से है, कैसे है और किस प्रकार नीति शास्त्र का अपना रोल शुरू होता है। जैसे कि बच्चों सार्वजनिक क्षेत्र का मुख्य उद्देश्य क्या है, पहले हम ये जानते हैं। पब्लिक सेक्टर के बारे में एक बार विचार करते हैं कि सार्वजनिक क्षेत्र में उद्देश्य क्या है बच्चों, मुख्य उद्देश्य क्या है। मुख्य उद्देश्य है जन कल्याण, सामाजिक कल्याण। यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र का यह उद्देश्य है कि जन कल्याण होना चाहिए, सार्वजनिक सामाजिक कल्याण होना चाहिए। सामाजिक कल्याण के बिना
पब्लिक सेक्टर, इसका अर्थ अपने सही अर्थों में काम नहीं कर रहा है। जन कल्याण उसका मुख्य उद्देश्य है और एक उद्देश्य उसका है सार्वजनिक क्षेत्र का कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट किया जाए। इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी कि आर्थिक विकास किया जाए और समाजवादी उद्देश्यों को प्राप्त किया जाए। समाजवादी उद्देश्य का अर्थ है कि संसाधन के जो साधन हैं उनका वितरण समानता के साथ हो और वंचित वर्ग तक भी वो पहुंचे। कमी, निर्णय प्रक्रिया जटिल और अनावश्यक विलंब, लेकिन इसमें कुछ कमियां भी है। सार्वजनिक क्षेत्र में कुछ कमियां उभर कर सामने आती है। जब हम ये सारे काम, उद्देश्य तो ठीक है, जन कल्याण है, सामाजिक कल्याण है, आर्थिक विकास करना है, समाजवादी उद्देश्य रखे गए हैं, लेकिन कुछ चीजें, कुछ कमियां पाई जाती है। जैसे कि एक तो निर्णय प्रक्रिया जटिल होती है, यानी कि निर्णय बहुत देर से उभर कर सामने आते हैं। दूसरा, अनावश्यक विलंब होता है उनमें। फाइलें घूम रही है, नेतागणों के पास घूम रही है, कार्यालयों में घूम रही है, इससे भ्रष्टाचार भी कई बार बढ़ता है और निर्णय प्रक्रिया बहुत देरी से होती है और अनावश्यक विलंब हो जाता है। यानी कि कोई भी कार्य यदि एक समय अवधि में होना है, यदि किसी सड़क का कार्य होना है, किसी सार्वजनिक एक बिल्डिंग का निर्माण होना है, तो उसमें अनावश्यक देरी हो जाती है। कोई ब्रिज बनना है तो उसमें अनावश्यक देरी देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि फाइलें घूमती रहती है और अनावश्यक व्यय में कमी नहीं। कई बार व्यय भी बहुत बढ़ जाता है, अपव्यय बहुत बढ़ता है। इससे जब निर्णयों में देरी होगी, अनावश्यक विलंब होगा, तो निश्चित रूप से व्यय भी बहुत बढ़ जाता है। यानी कि ऐसी जगह व्यय होता है जहां उस व्यय को या उस खर्च को बचाया जा सकता है। ये सार्वजनिक क्षेत्र की कुछ कमियां हैं। क्षमता का पूर्ण उपयोग नहीं हो पाता है। जिस व्यक्ति की क्षमता है, जैसे प्राइवेट सेक्टर में आपने देखा होगा, एक व्यक्ति की क्षमता काफी होती है और व्यक्ति जो है पूरे मनोवेग से काम करता है। वैसे सार्वजनिक क्षेत्र में पूरे सरकारी कर्मचारी कई बार हमें पूरे मनोवेग से कार्य करते हुए दिखाई नहीं देते। तो यहाँ पर नैतिकता का प्रश्न उभरकर सामने आता है, नीति शास्त्र का प्रश्न उभरकर सामने आता है कि ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे कर्मचारी वास्तव में सार्वजनिक क्षेत्र में, क्षमता का पूर्ण उपयोग क्यों नहीं कर पाते। इसीलिए तो प्राइवेटाइजेशन जो है वो बढ़ रहा है, निजीकरण बढ़ रहा है, क्योंकि कर्मचारी अपनी पूर्ण क्षमता का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। लाल फीताशाही से भी बहुत सारी समस्याएं आती है। श्रम अनुशासनहीनता होती है। लोग लेट लतीफ कार्यालय पहुंचेंगे, ये काम हो जाएगा, आज ये फाइल पड़ी हुई है, आज ये फाइल नहीं भी आगे बढ़ेगी तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इसमें 4 कमियां बता दी जाएगी, 4 समस्याएं बता दी जाएगी। श्रम अनुशासनहीनता यानी कि जो लेबर इनडिसिप्लिन है वो बहुत अधिक देखने को मिलता है पब्लिक सेक्टर में, बहुत अधिक देखने को मिलता है और इससे समस्या और बढ़ती ही चली जाती है। जैसे कि सिक्योरिटी ऑफ सर्विस का अनुचित लाभ, अब इसका भी बच्चों अनुचित लाभ कई बार उठाया जाता है। प्रतिस्पर्धा की भावना ही नहीं होती सरकारी क्षेत्र में, आप देखोगे, यानी कि जो आपका सार्वजनिक क्षेत्र होता है, जो पब्लिक सेक्टर होता है, वो कोई भी कंपटीशन की भावना उनमें नहीं होती, प्रतिस्पर्धा की भावना ही नहीं होती कि मुझे आगे बढ़ाना है, काम को जल्दी जल्दी करना है, अच्छा प्रोडक्शन करना है, अच्छा उत्पादन करना है, अच्छा ब्रिज बनाना है, अच्छी सड़कें बनानी है, हाई लेवल का कंपटीशन रहेगा तभी तो ये चीजें होंगी। तो ये लोग नीति शास्त्र के अनुसार कार्य नहीं करते। सार्वजनिक क्षेत्र की ये कुछ कमियां होती है। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्देश्य तो बड़े अच्छे होते हैं, माना सार्वजनिक क्षेत्र के उद्देश्य बड़े अच्छे होते हैं, भाई समाज कल्याण है, मानव कल्याण की के कार्य उन्हें करने हैं और लगातार कार्य करना है, ये तो होता है, परंतु कई बार बहुत सारी कमियां उभर कर सामने आती है, जैसे मैंने बताया बच्चों आपको, और इसी के कारण भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। विलंब हो रहा है, क्षमता प्रयोग नहीं हो रही है, अनुशासनहीन हो रहे हैं लोग। पब्लिक सेक्टर की भारी कमियां हैं ये, जिसको आप भारी कमियां बोल सकते हैं, वे है ये पब्लिक सेक्टर की। तो यानी प्राइवेट सेक्टर को देख लो अब एक बार, तभी हम नीति शास्त्र की बात करेंगे। फिर प्राइवेट सेक्टर के मुख्य उद्देश्य क्या है? लाभ कमाना।
चलिए सीधा सीधी बात है कि लाभ कमाया जाएगा भाई प्राइवेट सेक्टर में। निजी कंपनियां होगी, लाभ के लिए बनती है। जियो कंपनी है, टाटा कंपनी है, रिलायंस कंपनी है। निजी लाभ की बात करते हैं, मुख्य उद्देश्य लाभ है। ढेरों प्राइवेट कंपनी है, मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना है। ठीक है, चलिए वहां मानव कल्याण है, यहां लाभ कमाना है। अब यहां पर देखिए बच्चों, मेन ऑब्जेक्टिव्स तो हो गए, लेकिन इनका जो पॉजिटिव साइड होती है सबसे पहले वो मितव्ययिता होती है, यानी कि एक पैसे को बचाया जाता है, कहां पर कम से कम खर्च किया जाए उस पर ध्यान दिया जाता है। दक्षता, इफिशियंसी पर ध्यान दिया जाता है। क्वालिटी पर ध्यान दिया जाता है। क्यों? क्योंकि प्रतिस्पर्धा होती है, एक कंपनी आगे निकल जाएगी, तो इसलिए यदि आपको कंपटीशन को बरकरार रखना है, यदि आपको कंपटीशन को बरकरार रखना है, दक्षता के साथ चीजों को करना है, गुणवत्ता को नियंत्रित करना है आपको, तो निश्चित रूप से आपको अच्छे तरीके से काम करना पड़ेगा। टाइम मैनेजमेंट भी भूमिका निभाती है। निश्चित समय में काम करके देना प्राइवेट सेक्टर का महत्वपूर्ण पक्ष है, तो समय प्रबंधन यहां पर मुख्य रूप से है। और प्रभावशाली जो एक एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो होता है यहां पर, यानी कि जो डायरेक्टर्स होते हैं कंपनी के और उनका जो मैनेजमेंट होता है वो बड़ा प्रभावशाली होता है और अपने कर्मचारियों को बड़े ही उद्देश्य के साथ वो डिसिप्लिन के साथ रखते हैं, साथ ही साथ उन्हें टाइम मैनेजमेंट भी बताते हैं वो, और बेहतर सेवा मिलती है निजी क्षेत्र में, ये उनकी अच्छी बातें हैं। यानी बेहतर सेवा देने के लिए वो कटिबद्ध होते हैं, प्रतिबद्ध होते हैं कि भाई बेहतर सेवा दी जाए। डिफिशियंसी, पब्लिक वेलफेयर, कमी, जन कल्याण। कमी क्या है लेकिन इनकी, अब इनकी कमियों को देख लो यहां पर भाई। ये तो इनके सकारात्मक पक्ष हो गए, डिमेरिट्स भी तो होंगे प्राइवेट सेक्टर के। प्राइवेट सेक्टर के डिमेरिट्स क्या है, अवगुण क्या है, या कमियां क्या है? कमी है जन कल्याण की भावना नहीं है। वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि करना, दक्षता, प्रभावशाली समय प्रबंधन, लाभ कमाना, ये सारी चीजें मितव्ययिता है, सब कुछ ठीक है, लेकिन जन कल्याण तो नहीं हो पाता। इसीलिए प्राइवेट सेक्टर की आलोचना की जाती है कई बार, क्योंकि वहां पर जन कल्याण की बात नहीं होती और पर्यावरणीय पक्षों का ध्यान नहीं रखा जाता। सरकारी सेक्टर में पर्यावरणीय पक्षों का भी ध्यान रखा जाता है, प्राइवेट सेक्टर में पर्यावरणीय पक्षों का ध्यान नहीं रखा जाता। वर्तमान समय में दोनों पक्षों अर्थात पब्लिक एवं प्राइवेट सेक्टर में दूरी घट रही है, लेकिन अब जो यदि हम वर्तमान समय देखें तो इसमें पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में दूरी घट रही है, सामंजस्य की स्थिति बढ़ रही है। क्यों ना पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर मिलकर काम करें, और कुछ हद तक होता भी है। आज पब्लिक सेक्टर कई रूपों में वस्तुओं एवं सेवाओं की पूर्ति के लिए प्राइवेट सेक्टर पर निर्भर है। आज पब्लिक सेक्टर भी कई चीजों के लिए, कई वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति के लिए प्राइवेट सेक्टर पर निर्भर है। वर्तमान में प्राइवेट सेक्टर के लिए फंड का एक बड़ा भाग सार्वजनिक संस्थानों से प्राप्त हो जाता है। ये बात है, यानी कि प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि सरकार प्राइवेट कंपनियों को फंड प्रदान करती है। सरकार प्राइवेट कंपनियों को फंड प्रदान करती है, इसलिए इस समझौते द्वारा सरकार गवर्नमेंट बाय कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है, यानी कि समझौता सरकार के द्वारा इसे कहा जाता है। शासन की यह नई विधा पब्लिक प्राइवेट संबंध कहा जाता है, यानी कि जब दोनों मिलकर काम करें तो इसको पीपीपी कहा जाता है, यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कहा जाता है। पीपीपी सरकार एवं प्राइवेट कंपनी यानी व्यवसायिक जो घराना होता है के मध्य एक औपचारिक व्यवस्था है। भाई पब्लिक प्राइवेट जो रिलेशनशिप है, यदि उसको बना के रखा जाए सही तरीके से और उसको आगे बढ़ाया जाए तो ढेरों लाभ कमाए जा सकते हैं और कार्य को समय पर भी पूरा किया जा सकता है। सरकार ऐसा कर भी रही है, कई क्षेत्रों में सरकार ऐसा कर रही है, बहुत सारे क्षेत्रों में। और निजीकरण की
जो चीजें हैं वो बढ़ रही है लगातार। इसी के कारण पब्लिक पीपीपी का कॉन्सेप्ट जो है वो तेजी से आगे बढ़ रहा है, जिसमें प्राइवेट कंपनी पीपीपी में प्राइवेट कंपनी सरकार की सक्रिय सहायता से सार्वजनिक क्षेत्र की गतिविधियों में भाग लेती है। सरकार की सक्रिय यानी कि एक्टिव होकर सहायता करती है। पीपीपी प्राइवेट सेक्टर के लिए एक अवसर प्रदान करती है कि यह सार्वजनिक क्षेत्र की योजनाओं एवं प्रोजेक्ट्स के लिए फाइनेंस, डिजाइन, निर्माण, ऑपरेशन एवं रख रखाव में मदद करे। ये तो अच्छी बात है, क्योंकि एक के पास दक्षता है, एक के पास फंड है, एक को सेवा चाहिए और एक को सेवा देनी है, एक को लाभ कमाना है और एक को जन कल्याण करना है। जाहिर सी बात है, यदि दोनों साथ मिलकर चलेंगे तो ये कॉम्बिनेशन अद्भुत होगा। ऐसी नवीन स्थिति में ऐसी अब आवश्यकता है कि सार्वजनिक क्षेत्र में भी दक्ष, प्रभावशाली एवं मितव्ययी बने, तो दूसरी ओर निजी क्षेत्र भी जन कल्याण के लिए कदम उठाए। लेकिन नैतिकता क्या कहती है? अब नैतिकता या नीति शास्त्र की बात करें तो नैतिकता कहती है कि भाई जिस चीज की कमी प्राइवेट सेक्टर में है, उस चीज की कमी को तो प्राइवेट सेक्टर पूरा कर ले, और भाई जिस चीज की कमी प्राइवेट सेक्टर में पब्लिक सेक्टर में है यानी सार्वजनिक क्षेत्र में है, उस चीज की कमी पब्लिक सेक्टर यानी सार्वजनिक क्षेत्र कर ले पूरी, तो कॉम्बिनेशन जो है वो अद्भुत बनेगा और ये कॉम्बिनेशन गजब का होगा। इन दिस फॉर्म इट हैज बिकम नेसेसरी टू कंबाइन ईच अदर्स वैल्यूज। इस रूप में दोनों में एक दूसरे के मूल्यों को संयुक्त करना आवश्यक हो गया है। एक दूसरे के मूल्य है ना दोनों के पास, पब्लिक सेक्टर के मूल्य प्राइवेट सेक्टर अपना ले और प्राइवेट सेक्टर के मूल्य पब्लिक सेक्टर अपना ले, तो बड़ा अद्भुत कॉम्बिनेशन हो जाएगा। तो इस रूप में दोनों में एक दूसरे के मूल्यों को संयुक्त करना आवश्यक हो गया है, ये जरूरी है। प्रॉब्लम, मैनी पॉलिटिकल पार्टीज आर फंडिंग बाय द प्राइवेट सेक्टर एट द टाइम ऑफ इलेक्शन। चुनाव के समय, लेकिन कुछ समस्याएं भी है, कुछ समस्याएं हैं, कुछ नैतिक समस्याएं हैं। चुनाव के समय क्या होता है, कई राजनीतिक पार्टियों को प्राइवेट सेक्टर द्वारा फंडिंग होती है, प्राइवेट सेक्टर खूब जमकर फंडिंग करता है और यहीं पर नैतिकता का हनन होता है, नैतिक नियमों का हनन होता है। कैसे होता है आप सोच रहे होंगे, अब बताते हैं। चुनाव के समय जो राजनीतिक पार्टी को, जो कंपनी राजनीतिक पार्टियों को फंड देगी, निश्चित रूप से राजनीतिक पार्टियों को उनके हित के मुताबिक कई योजनाओं में बिना जन कल्याण की चीजों को देखे हुए उन्हें अपनाना पड़ेगा या उन्हें परमिशन देनी पड़ेगी उन कार्यों के लिए, भले ही जन कल्याण दांव पर लगे, भले ही मानव कल्याण के विषय न उठे, पार्टियां उनका नाम डिस्क्लोज करने से भी बचती है। ये समस्या बड़ी उभर कर आती है सामने, प्रमुख रूप से सामने उभर कर आती है ये समस्या, मुख्य रूप से। तो ये समस्या, ये नैतिक समस्या कही जा सकती है। चुनाव के बाद, अब देख लो चुनाव के बाद क्या होता है, नई सरकार आने के बाद उन कंपनियों द्वारा अपनी नीतियों एवं नीति फायदे के लिए सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग किया जाता है एवं अपने साथ पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाने के लिए लॉबिंग करते हैं। चुनाव के बाद क्या होगा, चुनाव से पार्टी जीत गई, अब सरकार आने के बाद उन कंपनियों द्वारा अपनी नीति और नीति फायदे के लिए सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग कर देते हैं और इससे नीति शास्त्र का हनन होता है, इससे जन कल्याण की तरफ हम नहीं बढ़ पाते हैं और यहाँ नैतिकता का ह्रास होता है। तो यह अनिवार्य है कि हम प्राइवेट सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर में नैतिकता को लाए, नीति शास्त्र का यदि हम पालन करें तो इस तरह की समस्याएं उभर कर नहीं आती है। बच्चों, ये मेरा यूपीपीएससी मेंस क्रैश कोर्स है, इथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, जीएस पेपर 4, और मेरा रेफरल कोड है मंजू 10, याद रहेगा ना? तो रेफरल कोड मंजू 10 याद करें आप और इसको प्रयोग करें, यूज करें, याद करने से काम नहीं चलेगा, इसको प्रयोग करें
और 10% का सीधा सीधा उपाय 2 जनवरी से 8:30 बजे ये कोर्स स्टार्ट हो रहा है। तो जल्दी जल्दी से बच्चों आप सब्सक्रिप्शन ले ले और बच्चों जल्दी जल्दी से आते रहिए, लाइक और शेयर करते रहिए सेशन को। आप लोग अभी क्लास कंटिन्यू चल रही है और लोक निजी भागीदारी की बात कर लेते हैं। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप क्या है, लोक निजी भागीदारी क्या है और इसका क्या संबंध है, इस पर एक बार ही हम लोग चर्चा कर लेते हैं। पीपीपी की अवधारणा सरकारी परियोजनाओं में निजी क्षेत्र की भागीदारी से संबंधित है। जो पीपीपी की अवधारणा है सरकारी परियोजनाओं में निजी क्षेत्र की भागीदारी से संबंधित है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप क्या है, देखिए यहां पर समझिए। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की अवधारणा क्या है, सरकारी परियोजनाओं में निजी क्षेत्र की भागीदारी से संबंधित है। ये निजी क्षेत्र की भागीदारी से ये संबंधित है। पिछले कुछ वर्षों में आधारभूत संरचना जैसे कि सड़क, पुल, बांध, विद्युत उत्पादन से जुड़ी परियोजनाएं आदि से जुड़ी परियोजनाएं में निजी क्षेत्र की भागीदारी लगातार बढ़ रही है। लगातार बढ़ी है पिछले क्षेत्रों में, यानी कि पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर लगातार जो है हमें बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है या पास आता हुआ दिखाई दे रहा है, नजदीक आता हुआ दिखाई दे रहा है। देश की निर्माणकारी एवं विकासकारी परियोजना में निजी क्षेत्र की भूमिका बढ़ी है। बहुत सारी विकासकारी योजनाएं हैं देश की जिनमें इसकी भूमिका निरंतर बढ़ी है। देश की निर्माणकारी एवं विकासकारी परियोजनाओं में निजी क्षेत्र की भूमिका लगातार बढ़ रही है। अब यहाँ पे देखिए लोक और निजी यानी कि पब्लिक और प्राइवेट भागीदारी में के क्रम में ठेका, कॉन्ट्रैक्ट, पट्टा, लीज, कंसेशंस और डिवेस्टिचर, ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट तथा ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट आदि पद्धतियों को अपनाया जाता है। ठेका दे दिया सरकार ने कंपनियों को, पट्टे पर दे दिया, लीज पर दे दिया, कंसेशन कर दिया बहुत सारी चीजों में, ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट बना दिया, ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट बना दिया। इन पद्धतियों को लगातार बढ़ाया जा रहा है ताकि पब्लिक और प्राइवेट पार्टनरशिप बढ़े, लगातार बढ़े। अगर इन पद्धतियों पर अमल के क्रम में नियमों और प्रक्रियाओं के साथ साथ पारदर्शिता का ध्यान नहीं रखा गया तो फिर जनहित की हानि हो सकती है। तो बात है, अब ये सारी चीजें हम कर रहे हैं और हमने पूरी ये जो सिस्टम है, जितने भी सिस्टम है, इसके अमल के क्रम में नियमों और प्रक्रियाओं के साथ साथ पारदर्शिता का ध्यान नहीं रखा बच्चों, तो फिर तो जनहित की हानि हो जाएगी। और जो मुख्य उद्देश्य है, मुख्य उद्देश्य क्या है किसका, प्राइवेट सेक्टर का, भूल मत जाना मुख्य उद्देश्य क्या है। मुख्य उद्देश्य क्या है, मुख्य उद्देश्य है जन कल्याण। तो जन कल्याण तो हो नहीं पाएगा, फिर राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का क्या होगा, फिर जन कल्याण होगा। जैसे सड़क बनाने के क्रम में ठेका मिलने के पश्चात जब प्राइवेट कंपनियों को उनको बनाने एवं संचालन की जिम्मेदारी मिलती है तो एक तरफ तो अत्यधिक लाभ कमाने के लिए या तो मिली भगत से अधिक खर्च की बात करते हैं, तो दूसरी तरफ संचालन के समय मनमाने तरीके से टोल टैक्स लंबे समय तक वसूल करते हैं। नैतिकता का ह्रास हो जाता है। सड़क बनाने का ठेका दे दिया, उदाहरण के तौर पर यमुना एक्सप्रेसवे बना दिया और उन्हें संचालन की जिम्मेदारी होती है, तो ज्यादातर लाभ कमाने के लिए टोल टैक्स बढ़ा देते हैं और लंबे समय तक वसूल करते हैं, मनमाने तरीके से वसूल करते हैं। सरकार इसमें बहुत ज्यादा बोलती नहीं है, मिली भगत हो जाती है अधिकारियों के साथ और इससे भ्रष्टाचार बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ जाता है और जन कल्याण के लिए जो कार्य किया गया था वह जन कल्याण का नहीं हो पाता है। तो नैतिकता का तो हनन हो गया बच्चों। अरे नैतिकता का हनन हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना नैतिकता का हनन। तो फिर ठोको लाइक, लाइक ठोको, जल्दी से लाइक और शेयर ठोकते रहो फटाफट। और यहां पर एक बात और भी ध्यान रखिए, नए आयाम कुछ उभर कर आए हैं बच्चों, कुछ नए आयाम, कुछ न्यू डायमेंशंस उभर कर सामने भी आए हैं।
उन नए आयामों को भी देख लेते हैं। पहली बात, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के संदर्भ में, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के संदर्भ में कुछ नए आयाम जुड़े हैं। ये नए आयाम क्या क्या है पहले से देख लो। मितव्ययी बने, एक तो कंपनी सबसे ज्यादा अधिक खर्च करने पर जोर रहता है, तो सबसे पहले तो मितव्ययी बन जाए ताकि अतिरिक्त बचत को जनहित के कल्याण में लगाया जा सके। दक्ष एवं प्रभावशाली बने ताकि जनता की समस्याओं का निदान हो सके। दक्ष बने एवं प्रभावशाली बने ताकि जनता की समस्याओं का निदान पूरे तरीके से हो सके, ये भी बन जाए। तो सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के संदर्भ में मितव्ययी बने ताकि अतिरिक्त बचत को जनहित में लगाया जा सके। अब देखिए क्या क्या समस्याएं आती है। आंतरिक रूप से उनमें सुधार होना चाहिए। प्राइवेट सेक्टर में क्या क्या सुधार हो ताकि पब्लिक सेक्टर में क्या क्या सुधार हो ताकि पब्लिक सेक्टर आगे बढ़कर चीजों को करे और अच्छे तरीके से करे। आंतरिक रूप से उनमें सुधार होना चाहिए। अतः इसके लिए मूल्यों को विकसित करने की बात जरूरी है। आ गया नैतिकता का पक्ष, आ गया नीति शास्त्र का पक्ष बच्चों। आंतरिक रूप से सुधार कब होगा भाई? पूर्ण क्षमता का उपयोग कब होगा भाई? मितव्ययता कब होगी भाई? समय प्रबंधन कब ठीक होगा भाई? सरकारी बाबू जो है समय पर ऑफिस कब जाएंगे भाई? कब जाएंगे? भ्रष्टाचार कब रुकेगा भाई? फाइलें कब तक पड़ी रहेगी सरकारी बाबुओं के पास भाई? कब तक? तो नैतिकता का पाठ पढ़ा दो जरा। नैतिक मूल्यों को विकसित करने की आवश्यकता है, उन्हें नैतिकता सिखानी जरूरी है। यदि नैतिकता नहीं होगी तो भ्रष्टाचार यूं ही बढ़ेगा बच्चों, और भ्रष्टाचार रुक नहीं पाएगा। तो सूचना का अधिकार, अब इसके लिए क्या होना चाहिए? सूचना का अधिकार, सिटीजन चार्टर, कोड ऑफ कंडक्ट, आचरण जो संहिता है आदि के माध्यम से नैतिक कर्मों का संपादन करवाया जाए और अनैतिक कर्मों से दूर रहने के लिए उन्हें बाध्य किया जाए। राज्य को क्या करना चाहिए भाई? इसमें राज्य को क्या करना चाहिए? राज्य को सूचना का अधिकार लागू करना चाहिए। किया? सिटीजन चार्टर एक्ट और कोड ऑफ कंडक्ट लागू करना चाहिए और अनैतिक कार्यों को न करने के लिए उन्हें बाध्य करना चाहिए। ये होना ही चाहिए। स्वैच्छिक रूप से सामाजिक कर्तव्यों का निर्वहन होना चाहिए। अब प्राइवेट सेक्टर के संदर्भ में क्या हो प्राइवेट सेक्टर के संदर्भ में? तो स्वैच्छिक रूप से सामाजिक कर्तव्यों का निर्वहन होना चाहिए। कानूनी रूप से सामाजिक कर्तव्यों के निर्वहन के लिए बाध्य करना चाहिए। सामाजिक कर्तव्यों का निर्वहन जरूरी है कि नहीं है? सामाजिक कर्तव्यों के निर्वहन के लिए कानूनी रूप से भी बाध्य किया जाना चाहिए, क्योंकि मनुष्य मूलतः स्वार्थी होता है और लाभ कमाना इसका मुख्य उद्देश्य है प्राइवेट सेक्टर का। तो ये तो लाभ के लिए कार्य करेगा। ये क्यों? यदि इस पर बाध्यता नहीं लगाई जाएगी तो फिर तो समस्या हो जाएगी। पर बाध्यता लगानी अनिवार्य है। कर्तव्यों के निर्वहन के लिए इसे बाध्य किया जाना जरूरी है कानूनी रूप से, नहीं तो फिर ये मनमाना मूल्य वसूलेगा और अंधाधुंध दोहन करेगा और अंधाधुंध पोल्यूशन करेगा। तो इस पर बैन लगाना अनिवार्य है। सामाजिक कर्तव्यों के लिए निर्वहन करना अनिवार्य है। गांधी के ट्रस्टीशिप की संकल्पना आती है यहां पर उभर कर सामने। मनुष्य कितना भी कमा ले, जितना भी कमाए, अपनी आवश्यकता के अनुसार रख ले जितनी उसे आवश्यकता है, और बाकी को वो अपनी स्वेच्छा से दान कर दे, वितरण कर दे, वंचितों को दे दे। ऐसे बहुत सारे उदाहरण आए हैं बच्चों निकल कर सामने आए। वॉरेन बफेट का नाम आपने सुना होगा, मिलियंस में उन्होंने संपत्ति दान में की। अजीम प्रेमजी का नाम सुना होगा, मिलियन में संपत्ति दान की बच्चों उन्होंने। ये वे उदाहरण हैं जो कि प्राइवेट सेक्टर के उदाहरण हैं। खैर, यहां पर गांधी जी प्रासंगिक होते हुए दिखाई देते हैं। गांधी के ट्रस्टीशिप की संकल्पना में स्वैच्छिक रूप से कॉरपोरेट घराने को अपनी सामाजिक जिम्मेदारी निभाने की बात कही गई है। स्वैच्छिक रूप से गांधी जी कहते हैं बाध्य मत करो, हृदय परिवर्तन कर दो। बाध्य करने से समस्याएं बढ़ सकती है।
हृदय परिवर्तन कर दो, हृदय परिवर्तन कर दोगे तो खुद ही किया करेगा मनुष्य ये सब। खैर, गांधी आर्थिक न्याय के लिए अर्थात समाज में आर्थिक विषमता निवारण के लिए ट्रस्टीशिप का अवधारणा का समर्थन करते हैं, अर्थात पूंजीपति अपनी संपत्ति के उतने भाग का उपयोग करेगा जितनी उसको आवश्यकता है तथा शेष संपत्ति को समाज की धरोहर मानकर उसका उपयोग समाज के हित में करेगा। बच्चों, ट्रस्टीशिप की अवधारणा पढ़ी तो होगी आप लोगों ने, लेकिन समझी नहीं होगी। आज समझ लो तुम ट्रस्टीशिप की अवधारणा क्या है। यह है ट्रस्टीशिप की सही अवधारणा जो आपको मैं बता रहा हूं कि आर्थिक विषमता को दूर करना है यदि, तो ट्रस्टीशिप की अवधारणा को ना पूंजीपति अपनी संपत्ति के उतने भाग का उपयोग करेगा जितनी उसको आवश्यकता है और बाकी वंचित वर्ग के लिए दे दे। गांधी उत्पादन के दृष्टिकोण से पूंजीवाद का समर्थन करते हैं और वितरण के दृष्टिकोण से समाजवाद का। कमाओ तुम खूब खूब कमाओ, क्षमता का प्रयोग करके कमाओ, लेकिन जब तुम वितरण करो ना तो समाजवाद की बात से करो, यानी कि तुम हर तबके तक संसाधनों का वितरण कर दो यदि आवश्यकता से अधिक तुम्हारे पास है तो। उनका कहना है कि, गांधी जी का कहना है कि यदि पूंजीपतियों का विनाश किया गया तो उनकी संपत्ति का बलपूर्वक हनन किया गया तो फिर इससे समाज में कटुता बढ़ जाएगी। जैसा मार्क्स कहता है। मार्क्स क्या कहता है बच्चों? मार्क्स कहता है कि समाजवाद की स्थापना के लिए पूंजीपतियों की संपत्ति छीन लो, हिंसा कर दो और छीन लो, और उनकी संपत्ति को छीन करके हिंसा के माध्यम से भी उसको छीन करके लोगों में वितरण कर दो, वितरण कर दो लोगों में। लेकिन गांधी जी कहते हैं ना, इससे समाज में कटुता बढ़ जाएगी, वैमनस्यता बढ़ जाएगी, घृणा एवं विद्वेष का भाव उत्पन्न हो जाएगा, तो ये ना किया जाए। यदि बल प्रयोग द्वारा पूंजीपति का विनाश किया गया तो समाज ऐसे लोगों को खो देगा जिनमें धनोपार्जन करने की क्षमता है एवं उत्पादन की विधियों का ज्ञान है। जिसे यदि बल प्रयोग करके पूंजीपतियों को मार दिया गया, पूंजीपतियों का विनाश कर दिया गया, तो भाई अंबानी को तो खो देंगे, फिर टाटा को तो खो देंगे, उनके अनुभव को खो देंगे, अजीम प्रेम जी को खो देंगे, वॉरेन बफेट को खो देंगे, फिर हम खो देंगे कि नहीं खो देंगे हम? तो गांधी जी कहते हैं ना, उनका हृदय परिवर्तन करो, ये सबसे उचित मार्ग है। गांधी जी ट्रस्टीशिप की को नैतिक एवं भौतिक दो आधारों पर उचित ठहराते हैं। गांधी जी कहते हैं ट्रस्टीशिप दोनों तरीके से ठीक है। पहला, नैतिक ग्राउंड क्या है इसका? गांधी जी के अनुसार सभी कुछ ईश्वर का है, सभी कुछ ईश्वर से ही प्राप्त होता है, तो दे दो भाई दान, फिर तुम्हें भी ईश्वर ने ही दिया है तो दे दो फिर दान। दान क्यों नहीं दे सकते फिर? अतः मनुष्य को उसमें से उतना ही उपभोग करने का अधिकार है जितनी की उसे आवश्यकता है। सब भगवान का है। आवश्यकता से अधिक जो भी अतिरिक्त संपत्ति है उसे समाज की धरोहर समझकर उसका उपयोग समाज हित में कर दो, यही नैतिक आस्पेक्ट है। और ईश्वर ने प्रत्येक को जीने का अधिकार दिया है। तुम कौन होते हो जीने का अधिकार छीनने वाले? तुम कौन होते हो किसी को भूखा रखने वाले? अतः शक्तिशाली या पूंजीपति अधिकाधिक धन अर्जित करे और निर्धन लोगों को जो अभावपूर्ण जीवन व्यतीत कर रहे हैं उन्हें धन दे। इस प्रकार ट्रस्टीशिप से धन संपदा का न्यायोचित उपयोग संभव हो पाएगा, यानी कि उसका उतना ही उपभोग संभव होगा, उतना ही उपभोग होगा जो न्यायोचित होगा, न्यायोचित तरीके से उपभोग करे। यानी कुल मिलाकर गांधी जी कहते हैं, गांधी जी का दर्शन बड़ा ही क्या है, बड़ा ही दोस्तों अद्भुत है। फिजिकल आधार भी बताते हैं गांधी जी। गांधी जी कहते हैं कि धन संपत्ति का स्वामित्व, प्रबंधन एवं प्रशासन कुशल सुयोग्य अनुभवी हाथों में बना रहेगा, जिससे उत्पादकता एवं लाभकारिता उत्पादित नहीं होगा। यदि हमने पूंजीपतियों को स्वतंत्र छोड़ दिया तो धन संपत्ति का स्वामित्व, प्रबंधन एवं प्रशासन कुशल सुयोग्य अनुभवी हाथों में बना ही रहेगा, जिससे उत्पादकता व लाभकारिता प्रभावित होगी ही नहीं। इस प्रकार नियंत्रण चाहे किसी का भी हो, उत्पादन और उससे होने वाले लाभ में सबकी आवश्यकता अनुसार भागीदारी होगी। इस पद्धति में श्रमिकों
एवं पूंजीपतियों के मध्य विषमता समाप्त होगी और जिसे कार्ल मार्क्स वर्ग संघर्ष कहता है उसके लिए कोई कारण नहीं रहेगा। फिर वर्ग संघर्ष क्यों करेंगे भाई? जब पूंजीपति ने कमा करके आवश्यकता के अनुसार रख करके बाकी दान कर दिया, बाकी वितरण कर दिया, तो फिर क्यों होगा? फिर तो नहीं होगा और ना ही होना चाहिए, होना भी नहीं चाहिए। और ये है बच्चों, लेकिन सभी चीजें ये गांधी जी कहते हैं नैतिकता के बिना नहीं हो सकती। नैतिकता और नीति शास्त्र का यही तो महत्व है। यूपीपीएससी मेंस क्रैश कोर्स इथिक्स इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड जीएस पेपर 4 बच्चों, मंजू 10 मेरा रेफरल कोड यूज करो और 10% का ऑफ 8:30 बजे 2 जनवरी 2 जनवरी से लगातार आपके साथ और बेहतरीन तरीके से विद पीडीएफ आपको इथिक्स का हम बच्चों ज्ञान देंगे और पेपर 4 के स्तर पर आप बेहद स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे बच्चों, मजबूत हो जाएंगे और 200 नंबर का आपको बच्चों सीधा सीधा लाभ यहाँ से मिल जाएगा। हिस्ट्री मेंस 3 बजे लेकर आता हूँ यूट्यूब पर, अनअकैडमी यूपी एग्जाम आपका अपना चैनल, इथिक्स मेंस 5 बजे लेकर आता हूँ बच्चों, जैसा कि आपके सामने उपस्थित हूँ। हिस्ट्री क्विज 7 बजे लेकर आता हूँ स्पेशल, इथिक्स प्लस कोर्स 8:30 बजे लेकर आता हूँ बच्चों, 2 जनवरी से लेकर आ रहा हूँ आपके साथ। और बच्चों 7 बजे ऐप पर खेल खेल में पोल पोल में बेहद लोकप्रिय सेशन, तो जल्दी जल्दी से आइए बच्चों। क्या करेंगे आप? सबसे पहले सब्सक्रिप्शन लेने के लिए अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करेंगे, इंस्टॉल करेंगे, लॉगिन करेंगे, प्लस पर क्लिक करेंगे, मैनेज गोल में जाकर के यूपीपीएससी सेलेक्ट करेंगे और यूपीपीएससी सेलेक्ट करके गेट सब्सक्रिप्शन में जाएंगे और गेट सब्सक्रिप्शन में जाकर बच्चों बहुत सारे ऑफर, 1 साल का सब्सक्रिप्शन मंजू 10 यूज करने के बाद मात्र 6300 में पड़ेगा और 2 साल का पड़ेगा बच्चों 7560 रुपए में। तो आज ही ले ले, आज ही ले बच्चों। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार बच्चों। चैनल को छोड़ने से पहले सभी लाइक और शेयर करें जरूर। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं बच्चों फिर से, थैंक यू।